नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर सुब्रत और आज हम बात करेंगे अस्थमा के उस खतरनाक कंडीशन के बारे में, ऐसी स्थिति के बारे में जो जानलेवा होती है जिसे हम अस्थमा अटैक बोलते हैं, जिसे हम मेडिकल टर्म में अस्थमा एग्जैक्युएशन बोलते हैं। ये एक ऐसी खतरनाक स्थिति होती है जिसमें पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत होती है, उनको छाती पे भारीपन लगता है, उनका खांसी का दौर शुरू हो जाता है। अगर सही समय पे इलाज ना मिले तो जानलेवा स्थिति हो जाती है। तो हम यहाँ समझेंगे अस्थमा क्या है, कैसे होता है, क्यों होता है, अस्थमा का इमरजेंसी इलाज क्या है और उसमें कौन-कौन सी मेडिसिन इस्तेमाल की जाती है। तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखें, जिससे आपको हर एक पॉइंट क्लियर होगा और आसानी से आप इसको समझ सकते हैं। और मैं यहाँ पे हर एक चीज़ बहुत ही आसान भाषा में समझाता हूँ, जिससे आप हर एक पॉइंट अच्छे से क्लियर कर सकें। सबसे पहले हम आपको ये बताते हैं कि अस्थमा क्या होता है, तो अस्थमा से ही अस्थमा अटैक के लिए चलेंगे। देखिए, अस्थमा क्या होता है? अस्थमा एक क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी डिज़ीज़ होती है, जिसमें हमारी जो साँस लेने की नली होती है, बार-बार सिकुड़ जाती है, संकुचित हो जाती है, छोटी हो जाती है, जिससे हमें साँस लेने में दिक्कत होती है, छाती में भारीपन होता है और खाँसी आती है। साँस में एक अजीब आवाज़ आती है, जिसे व्हीज़िंग साउंड बोलते हैं और हल्की उलझन बनी होती है। लेकिन जब यही कंडीशन जो अभी आपको बताया मैंने, यही कंडीशन जब बहुत ही बढ़ जाता है, बहुत तेज़ हो जाता है, तो हम इसको बोलते हैं अस्थमा अटैक या अस्थमा एग्ज़ैक्युएशन इसको हम बोलते हैं। अब सवाल ये उठता है कि अस्थमा का अटैक होता क्यों है किसी को? अस्थमा के अटैक होने के बहुत सारे कारण होते हैं। पहला कारण सबसे ज़्यादा ये देखा जाता है कि कोई एलर्जिक ट्रिगर अगर किसी को हो, जैसे धूल, धुआँ, पॉलन या फिर कोई जानवर के बालों की वजह से भी होता है। दूसरा कारण होता है कोई रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन अगर हुआ हो, जैसे कि सर्दी जुकाम, फ्लू का इन्फेक्शन या फिर वायरल संक्रमण अगर किसी को हुआ हो। तीसरा कारण देखा जाता है कि एयर पोल्यूशन की वजह से, अगर आप कहीं पे गए हो जहाँ पे पोल्यूशन बहुत ही ज़्यादा है, एयर क्वालिटी बहुत ही ख़राब है, तो वहाँ पे अस्थमा के पेशेंट को अटैक होने का चांसेस सबसे ज़्यादा रहता है और नए पेशेंट भी अस्थमा के बनने के सबसे ज़्यादा चांसेस वहीं पे होते हैं। चौथा देखा जाता है वेदर चेंजेस। आपने देखा होगा ठंडी के मौसम में साँस के पेशेंट बढ़ जाते हैं, तो वेदर जब भी ठंडा हो रहा है, मौसम ठंडा हो रहा है या आप किसी ठंडी जगह पे जा रहे हैं या नमी वाली जगह पे जा रहे हैं, तो भी अस्थमा के अटैक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर इन्हेलर का इस्तेमाल गलत तरीके से कर रहे हैं या बंद कर रहे हैं, तो भी अस्थमा के अटैक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं और इन कंडीशन में से कोई भी कंडीशन अगर ट्रिगर हो रहा है, तो आपके फेफड़े में इन्फ्लेमेशन और म्यूकस प्रोडक्शन जिसको हम बलगम बोलते हैं, बलगम बनने की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे आपकी एयरवेज़ जो साँस की नली है, वो सिकुड़ जाती है। और इस कंडीशन में अस्थमा अटैक होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अस्थमा अटैक के दौरान पेशेंट में कुछ लक्षण नज़र आते हैं जिसको देख के आप आसानी से पता लगा सकते हैं कि ये अस्थमा का अटैक है कि किसी और चीज़ का अटैक है। जैसे पेशेंट को साँस लेने में दिक्कत होती है, सबसे ज़्यादा दिक्कत पेशेंट में यही नज़र आती है। दूसरा है पेशेंट की छाती पे भारीपन या कसाव या दर्द पेशेंट को होता है। तेज़ साँसें होती है और उथली साँसें होती है, उलझन टाइप की साँसें पेशेंट को होती है। खाँसी लगातार आती है पेशेंट को, बोलने में दिक्कत होता है और पेशेंट की आवाज़ में, साँस में व्हीज़िंग साउंड एक अजीब-सी आवाज़ आती है जिसको मेडिकल टर्म में व्हीज़िंग साउंड बोलते हैं। ऐसा आपको सुनाई देता है। ऐसी कंडीशन भी होती है जिसमें होंठ और जीभ का रंग हल्का नीला पड़ जाता है, ये एक डेंजर साइन होता है। कई पेशेंट को थकान, उलझन, घबराहट भी होती है। तो ये सारे लक्षण पेशेंट में नज़र आते हैं अस्थमा के अटैक के दौरान। अच्छा, कई बार पेशेंट में सीवियरिटी भी देखी जाती है। कुछ सीवियरिटी मैं आपको बता रहा हूँ जिससे आप आसानी से पहचान सकते हैं कि पेशेंट कितना सीरियस है और कितना नॉर्मल है। अस्थमा अटैक की सीवियरिटी को हम 3 चरणों में बाँटते हैं। अगर पेशेंट की साँस फूल रही है लेकिन पेशेंट बोल पा रहे हों तो माइल्ड अटैक होता है। अगर पेशेंट की साँस फूलने के साथ-साथ अगर पेशेंट बोल ना पा रहे हों, पल्स बढ़ गया हो तो मॉडरेट अटैक होता है। अगर पेशेंट की साँस रुकने जैसी स्थिति बनी हुई हो और पेशेंट बिल्कुल भी बोल ना पा रहा हो, कन्फ्यूज़न हो पेशेंट को, तो ये सीवियर अटैक होता है। और अगर पेशेंट एक भी शब्द पूरी तरह से ना बोल पा रहे हो, तो ये एक इमरजेंसी कंडीशन होती है। तो ये सारे कंडीशन देख के आप आसानी से समझ सकते हैं कि पेशेंट में सीवियरिटीज़ कितनी ज़्यादा है। अस्थमा अटैक में इमरजेंसी मैनेजमेंट हम 5 स्टेप में करते हैं।
सबसे पहला स्टेप होता है पेशेंट को सीधे बिठाना होता है ताकि पेशेंट की जो फेफड़े हैं वो आसानी से खुल सके, पेशेंट का एयरवेज़ जो साँस लेने की नली है वो खुल सके, ताकि पेशेंट को साँस लेने में तकलीफ ना हो। दूसरे स्टेप में पेशेंट को रिलीवर इन्हेलर दिया जाता है, जैसे सॉल्बुटामॉल या नींबू-सॉल्बुटामॉल का इन्हेलर दिया जाता है। पेशेंट को हर 20 मिनट में 2 से 4 पंप इन्हेलर आप दे सकते हैं। याद रखें पेशेंट को आप डॉक्टर की सलाह से इन्हेलर दें, या फिर आपके घर में कोई अस्थमा का पेशेंट हो जो पहले से इन्हेलर ले रहा हो, तो आप उसको इन्हेलर दे सकते हैं। तीसरे कंडीशन में अगर पेशेंट में सुधार ना हो रहा हो, तो पेशेंट को नेबुलाइज़ कर सकते हैं। और चौथे स्टेप में हम पेशेंट को ओरल स्टेरॉइड देते हैं। अगर पेशेंट खाने की कंडीशन में ना हो तो आईवी फ्लूइड के साथ-साथ आईवी फ्लूइड के साथ-साथ स्टेरॉइड दिया जाता है, जैसे प्रेडनिसोलोन वगैरह। पाँचवें स्टेप में अगर पेशेंट को ये सब करके राहत ना हो रहा हो, तो ये एक इमरजेंसी सिचुएशन होती है जिसमें पेशेंट को बार-बार आईवी फ्लूइड, ऑक्सीजन और नेबुलाइज़ किया जाता है। अस्थमा का अटैक रोकना इलाज से कहीं ज़्यादा बेहतर होता है। हम बात करें अस्थमा के पेशेंट के बारे में, अस्थमा के पेशेंट को हमेशा इन्हेलर जो कि कॉर्टिकोस्टेरॉइड होता है अपने पास हमेशा रखना है, और साथ में धूल-मिट्टी, धुआँ भरी जगहों पे नहीं जाना है। मास्क का उपयोग, एयर प्यूरीफायर का उपयोग हमेशा करना है। अगर बहुत ज़्यादा एयर क्वालिटी खराब है तो एयर प्यूरीफायर ज़रूर लगवाएँ। और साथ में पीक फ्लो मीटर से मॉनिटर ज़रूर करें, रेगुलर फ़ॉलो-अप करवाएँ। अगर मौसम बदल रहा है तो डॉक्टर से अपना डोज़ एडजस्टमेंट ज़रूर करवाएँ। सबसे ज़रूरी चीज़ है आप अच्छे से नींद पूरी करें और स्ट्रेस को कम करें। अस्थमा के पेशेंट हमेशा याद रखें कभी भी खुद से इन्हेलर को बंद ना करें। स्पेशल डिवाइस से साँस लेना ज़्यादा असरदार होता है। अगर आपको बार-बार पंप लेने की ज़रूरत पड़ती है तो आप ये समझिए कि आपका अस्थमा कंट्रोल बहुत ही खराब है। बच्चे-बुज़ुर्ग को हमेशा इन्हेलर टेक्निक ज़रूर सिखाएँ। अस्थमा का अटैक डरावना ज़रूर होता है, जब किसी के घर पे पड़ता है तो समझ आता है। सही जानकारी और नियमित दवाई से आप पूरी तरह से स्वस्थ और सामान्य जीवन जी सकते हैं। याद रखिए अस्थमा अटैक में इन्हेलर बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर किसी तरह की इन्फॉर्मेशन आपको अस्थमा के अटैक के बारे में जानना हो जो कि मैंने आपको यहाँ पे ना बताया, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो करें लाइक, चैनल को करें सब्सक्राइब। मैं हूँ डॉक्टर सुब्रत। थैंक यू।